देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार लेकर चलता हूं आपको एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है और मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करता हूं। ज़्यादातर मेरा काम ऑफिस में होता है, पर कई बार इमरजेंसी में मुझे बाहर दूसरे स्टेट में भी भेजा जाता है, खासकर तब जब कोई अर्जेंट नक्शा पहुंचाना हो या फिर मेन साइट से इम्पोर्टेंट फाइल लाना हो। और इसी ट्रैवलिंग के दौरान मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद तो मैंने इस काम को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल दोस्तों, 16 दिसंबर की रात जब लगभग सारा स्टाफ जा चुका था कि तभी रूपाली मैम मेरे पास आई और मुझे एक फाइल और ट्रेन की टिकट थमाते हुए बोली, देखो, तुम्हें अभी हमारी भोपाल वाली साइड के लिए निकलना होगा और ये फाइल पहुंचा कर आना है, और ये आने जाने की टिकट भी है, और हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, रूपाली मैम मुझे ये बोलकर वहाँ से चली गई और जब मैंने टिकट देखा तो मैंने पाया कि मेरी ट्रेन रात के 11 बजे की है, जो कि मुझे पुरानी दिल्ली से पकड़नी थी भोपाल के लिए। लेकिन जब तक मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचता कि तब तक मेरी ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। तो ऐसे में मैंने फौरन ही रूपाली मैम को फ़ोन किया और बता दिया कि मेरी ट्रेन छूट गई है। मेरे ये बताते रूपाली मैम पहले तो थोड़ा मुझ पर भड़की और फिर बोली, तुम वहीं रुको और फिर बताती हूँ करना क्या है। फिर दोस्तों, करीबन 10 मिनट के बाद रूपाली मैम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि अब मुझे आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाना होगा, जहां से रात के 1 बजे वाली ट्रेन से पहले तो रीवा रेलवे स्टेशन जाना होगा, जो मुझे सुबह 10:30 तक वहां पर उतार देगी। फिर वहां से भोपाल के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। सारी बातें जानने के बाद मैं मनी मन ये सोचने लगा कि यार, मैं कहाँ फंस गया। खैर, मैं फौरन ही आनंद विहार के लिए रवाना हो गया और ठीक समय पर मैंने रीवा वाली ट्रेन पकड़ ली। चूँकि अब मैं चालू टिकट पर सफ़र कर रहा था, तो ऐसे में मेरे पास बैठने की कोई सीट नहीं थी, लिहाजा मैं ट्रेन के गेट पर ही कमर टिका कर बैठ गया। अभी जैसे तैसे मैं बैठा ही था कि तभी और लोग वहाँ पर आकर बैठ गए। वो तीनों ही बड़े अजीब तरह के दिख रहे थे। गंदे कपड़े और गुटके से भरे उनके मुंह से साफ लग रहा था कि ये कोई चोर उचक्के हैं। पर दोस्तों, उस वक्त उनसे कुछ भी कहना एक और मुसीबत को दावत देना होता, इसलिए मैंने अपनी फाइल अपने सीने से लगाकर चुपचाप से वहां पर बैठा रहा। रात पहले ही काफ़ी हो चुकी थी, ऊपर से कड़ाके की सर्दी भी थी जो बदन को अंदर तक हिला दे रही थी। दिन भर की थकान और भागदौड़ के चलते मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी, जिसके चलते मेरी आंख नींद के आगोश में डूबती जा रही थी। यूं तो मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा था कि मैं जागता ही रहूं, पर हो ही नहीं पाया और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं। फिर दोस्तों, अचानक ही मेरे चेहरे पर एक मुक्का पड़ा, तब जाकर मेरी आंख खुली। अभी मैं कुछ समझ पाता कि वो तीनों जो बंदे मेरे बगल में बैठे हुए थे, वो आपस में बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे। इससे पहले मैं खुद को उनसे अलग कर पाता कि वो तीनों मुझे लेकर ट्रेन से नीचे गिर पड़े। वो तो गनीमत थी कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और नीचे गिरते ही मेरा घुटना प्लेटफार्म से इतनी जोर से टकराया कि कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसर गया। और जब वो अंधेरा छटा, तब तक मेरी ट्रेन भी खुल चुकी थी। दोस्तों, ट्रेन को जाता देख मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरे घुटने के दर्द ने मुझे उठने नहीं दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी ट्रेन वहां से निकल गई और मैं प्लेटफार्म पर पड़ा अपनी किस्मत को कोसने लगा और अपने आप को कोसते हुए बोला, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मेरे को? क्या चाहता है तू? खैर, कुछ देर के बाद मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते उठा और लड़खड़ाते हुए वहीं प्लेटफार्म पर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। पर उस वक्त ठंडी इस कदर थी कि कुछ ही पल में मेरे दांत कटकटाने लगे थे और हाथ पैर सुन्न होने लगे। तो ऐसे में मैंने आसपास निगाहें घुमाकर देखा तो मैंने पाया कि एक यात्री सेट के नीचे कुछ लोग कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं। फिर मेरी नज़र स्टेशन के बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था सिलभाटा स्टेशन।
स्टेशन का नाम जानने के बाद मैंने रूपाली मैम को कॉल किया, पर उन्होंने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। शायद काफ़ी रात हो चुकी थी, जिस वजह से वो सो चुकी थी। हालांकि मैंने 3-4 बार कॉल किया, पर रूपाली मैम ने कॉल ही नहीं उठाया। ऐसे में मैंने सिलभाटा स्टेशन पर ही रात बिताने की तय किया, पर खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में सोना असंभव था। मुझे भी वो सोए हुए लोगों की तरह एक कंबल की ज़रूरत थी। अभी मैं भगवान से मन ही मन ये सोच रहा था कि किसी तरह एक कंबल का इंतज़ाम हो जाता तो इस ठंड से बचने का जुगाड़ हो जाता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एक ट्रेन हॉर्न देते हुए प्लेटफार्म पर आकर लगी, और ट्रेन के लगते ही एक आदमी जो कंबल ओढ़कर सो रहा था वो अचानक से उठा और अपने कंबल को वहीं छोड़कर उस ट्रेन में जाकर बैठ गया, मानो भगवान ने मुझ पर रहम दिखा दिया हो। अभी मेरी एक नज़र वहाँ पर पड़े कंबल पर थी, तो दूसरी नज़र उस ट्रेन पर, क्योंकि मुझे शक था कि वो आदमी कहीं अपना कंबल लेने वापस ना आ जाए। पर जब ट्रेन वहाँ से चली गई तब मुझे यकीन हो गया कि अब उस कंबल को कोई नहीं लेने वाला। लिहाजा मैं बेंच से उठा और उस कंबल को लेकर वहीं लेट गया। लेटने के कुछ देर के बाद ही उस कंबल की गर्माहट में गहरी नींद में सो गया। फिर अचानक मुझे एक बेचैनी होने लगी, और जब बेचैनी के चलते मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि उस कंबल में मेरे साथ कोई और भी है। और ये देखते ही पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर एकदम से बेजान पड़ गया। मसलन अब मैं ना तो अपना शरीर हिला पा रहा था और ना तो अपनी जीभ, यहाँ तक कि मेरी पलकों ने भी झपकना बंद कर दिया था। मेरी फटी निगाहें उन लंबे काले बालों को देखती रही। तभी अचानक से वो मुंडे मेरी तरफ घूमे, तो उसका कुचला चेहरा देखते ही मैं चीख पड़ा, और चीखते में एकदम से खड़ा हो गया और मैं बहुत बहुत चिल्लाने लगा। दोस्तों, मेरे चीख से आसपास सो रहे लोग एकदम से जाग गए और मेरे पर चिल्लाते हुए बोले, अरे तुम पागल हो क्या? कहाँ है भूत? फिर जब मैंने आसपास जमा लोगों का चेहरा देखा तो मैं कंबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें है भूत, मेरे कंबल में। मेरे कंबल की तरफ इशारा करते ही एक आदमी ने नीचे से वो कंबल उठाया और उसे झाड़ते हुए बोला, कहाँ है भूत? जहाँ एक और वो आदमी मुझ पर बरस रहा था, तो वहीं मेरी नजरें उस कुचले चेहरे वाली औरत को ढूंढे जा रही थी। मेरे तेज दिल की धड़कन और माथे से चूता पसीना ये साफ बता रहा था कि कुछ तो था यहाँ पर जो अब नहीं है। मैं कुछ देर तक यूं ही खामोश खड़ा रहा, और वो लोग भी भड़कने के बाद वापस से अपने अपने कंबल में दुबक कर सो गए, और मैं ये सोचते रह गया कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर, कुछ देर के बाद जब दिल की धड़कनें नॉर्मल हुई तब एक बार फिर मुझे ठिठुरन महसूस होने लगी। हालांकि अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, तो ऐसे में मैं फिर से वो कंबल ओढ़कर वहीं बैठ गया। पर चेहरे पर सर्द हवाओं के थपेड़े पड़ते रहे, और जब वो ठंड जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने अपना मुंह भी ढक लिया। अभी मैंने अपना मुंह ढका ही था कि फिर से मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे मुझसे कोई चिपक कर बैठा हुआ है। और जब धीरे से मेरे कंधे पर अपना मुंह रखा तो तब तक डर इस कदर मुझ पर हावी हो गया कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया और दिमाग ने सोचना। देखते ही देखते मेरा शरीर फड़फड़ाने लगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह से उस कंबल से बाहर निकलने की। शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे हाथ में हो, कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे इस मुर्दे को फ्रीजर में डालो, कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी ही थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे मेरे पैरों और हाथों को दबोच रहा है। ये एहसास होते ही मैंने पूरी जान से अपने आप को झटका, और उस झटके के साथ मैं चिल्लाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वैसे ही मेरा बैलेंस बिगड़ा, तो मैं धड़पड़ाते हुए किसी चीज़ से नीचे गिर पड़ा। अभी मैं नीचे गिरा ही था कि तभी कुछ लोग चिल्लाते बोले, अरे भागो, ये मुर्दा जिंदा हो गया। दोस्तों, ये सुनते ही जब मैंने आसपास नजरें घुमाकर देखी तो फिर एक बार मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि जिस जगह अभी मैं था वो सिलभाटा स्टेशन नहीं था,
बल्कि कोई मुर्दा घर था। मेरी आंखों के सामने 5 से 6 मुर्दे स्ट्रेचर पर पड़े हुए थे और वहीं पर कुछ लोग डरे सहमे कुछ दूरी पर खड़े मुझे घूर रहे थे। फिर जब मैंने अपने आप पर गौर किया तो मैंने पाया कि मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं, जिस पर लाल लाल खून जैसे धब्बे लगे हुए थे। यहाँ तक कि मेरे हाथों पर भी कुछ खून जैसा लगा हुआ था। अभी मैं अपने आप को ही देख रहा था, तभी एक सफ़ेद कोट पहना हुआ आदमी आया और मुझे देखते ही चौंकते बोला, अरे ये जिंदा कैसे हो गया? उस आदमी के पहनावे से मुझे ये भांपने में देरी नहीं लगी कि वो एक डॉक्टर है। लिहाजन में उठा और उस डॉक्टर से बोला, लगता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो स्टेशन पर सो रहा था और आप लोग मुझे वहाँ से यहाँ पर ले आए। आपको इतना भी फ़र्क समझ में नहीं आता कि कोई मरा है या ज़िंदा है? मेरे इतना कहते ही उस डॉक्टर ने बड़े आराम से कहा, देखो सर, आपकी बॉडी हमारे पास आई थी तो तब हमारी जांच में आप मृत पाए गए थे, पर यह तो ऊपर वाले का चमत्कार ही है कि आपकी सांसें लौट आई हैं। पर दोस्तों, उस वक्त मैं किसी तरह वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए मैंने उस डॉक्टर से, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मैं चलता हूँ, ये बोलते हुए मैं उस मुर्दा घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी मुझे उस डॉक्टर ने रोकते हुए कहा, देखिए आप चले जाना, पर अभी आप नहीं जा सकते। ये एक पेचीदा केस है, हो सकता है जिस तरह से आप जिंदा हुए हैं उस तरह से आप मर भी जाएं, इसलिए आपको छोड़ने से पहले आपकी एक बार पूरी जांच होगी। जांच में सब कुछ ठीक रहा तो आप घर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आकर वो आपको ले जाएं। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद मजबूरन ही सही पर मुझे रुकना ही पड़ा, और जब मेरी सारी जांच हो गई तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो सबसे पहला ख्याल मुझे आया वो था मेरे ऑफिस की फाइल और मेरा फ़ोन, जो उस वक्त मेरे पास में नहीं थी। ऐसे में मैं अनजान लोगों से मदद मांग कर घर वापस लौटा, और जब घर पहुंचा तो पता चला कि घर वालों ने मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखा रखी है। उनके हिसाब से मैं पिछले 4 दिनों से लापता था, जबकि मेरे हिसाब से तो ये कल की ही रात की बात थी और आज सुबह ही मैं घर आ गया। फिर ये 4 दिन की बात बीच में कहाँ से आ गई? फिर जब मैंने अपनी बीवी से आज की तारीख पूछी तो पता चला कि आज 20 तारीख है। अब ये सुनते ही मैं फिर से चौंक गया। 16 दिसंबर की रात को तो मैं निकला था, तो उसके हिसाब से तो आज 17 दिसंबर होना चाहिए था। तो फिर ये बीच के 3 दिन कहाँ गए? खैर उस वक्त मैं शांत ही बना रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर वालों को कुछ भी बताना उनकी चिंता को और बढ़ाना होगा। हालांकि मुझे एक झूठी कहानी बनानी पड़ी, जिससे मैंने अपने घर वालों को ये विश्वास दिला दिया कि मैं बीते दिनों एक गलत ट्रेन में बैठ गया था, जिसके कारण मुझे आते आते देरी हो गई। क्योंकि फ़ोन भी कहीं खो गया था, तो ऐसे में मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। भले ही मैंने घर वालों को बहला दिया था, पर खुद को कैसे बहलाता? पर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसका कोई लॉजिक ही नहीं था। आखिर कैसे मैं पलक झपकते सिलभाटा स्टेशन से उस मुर्दाघर पहुंच गया, और मेरे कंबल में वो औरत कौन थी? इस सवाल ने मुझे कई रातों तक बेचैन रखा। यहाँ तक कि रूपाली मैम को जब पता चला कि मैं सही सलामत घर लौट आया हूँ, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए भी बुलाया, पर मैं उनसे मिलने नहीं गया। मैं लगातार अपने दिमाग पर जोर दिए जा रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर वो 3 दिन कहाँ गए और उन 3 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, अभी मैं ये सोच कर पागली हुए जा रहा था कि तभी एक रात मैंने देखा कि मैं एक बस से उतरा हूँ, और बस से उतरते ही मेरी नज़र सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था गांव खेड़ी, प्रखंड 2। उस बोर्ड पर एक नज़र डालने के बाद मैं उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा जो उस गांव की तरफ जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मेरे कदम एक घर के सामने ठहर गए, जहां फूस के छप्पर के नीचे कोई चारपाई पर सो रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही अचानक ही मुझे कुछ हुआ, और मैं बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और झट से अपने दोनों हाथों से कंबल से ढकी उसकी मुंडी दबोच ली। इससे पहले वो चीख पाता कि मैंने एक झटके से उसकी मुंडी धड़ से अलग कर दी, और फिर उसकी वो मुंडी लेकर मैं वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते अचानक ही मैं किसी चीज़ से टकरा गया
और नीचे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। फिर जब मेरे कानों में एक आवाज़ आई, अजी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों काँप रहे हो? तब जाकर मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी झंझोरते हुए बोल रही है, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों काँप रहे हो? दरअसल दोस्तों उस वक्त मैं सच में कँपा रहा था। मेरा पूरा बदन पसीने से तर था। पहले कुछ देर तक तो मैं खामोशी रहा, या यूं कहूँ कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। फिर जब मेरा मन शांत हुआ तो मैंने अपनी बीवी से धीरे से कहा, हाँ कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था मेरा। इतना कहकर मैं फिर से चुप हो गया, पर आंखों के सामने अब बार बार वही सीन घूमे जा रहा था। आखिर मुझे ये सपना क्यों आया? अभी दिमाग इसी गुत्थी में उलझा हुआ था कि इसी भी सुबह हो गई। और सुबह होते ही मेरे मन में एक ख्याल आया और अपने इस ख्याल को आजमाने के लिए फौरन ही मैंने अपनी बीवी के मोबाइल पर सर्च किया, खेरीगांव प्रखंड 2। ये सर्च करते ही जो पेज मेरे सामने आया वो देखकर तो मैं और भी चौंक गया। दरअसल दोस्तों जिस गांव को मैंने सपने में देखा था वो सच में था, जो कि सिलभाटा स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर था। अब ये जानने के बाद मैं और भी दहशत में आ गया। मुझे डर था कि कहीं सच में मेरे हाथों से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। मैं भले ही अपने परिवार के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे भीतर डर का वो तूफान चल रहा था जिसका अंत का मुझे कोई अंदाज़ा तक नहीं था। और इसी बेचैनी के साथ दिल ढला और रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सोया तो अचानक ही मेरी आँख खुल गई। इस बार जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी हाईवे के किनारे खड़ा हूँ और अपना मोबाइल देख रहा हूँ, जिसमें उस वक्त समय हो रहा था रात के 1 बजे का और तारीख थी 19 दिसंबर। अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़रें सामने रेलवे ट्रैक से आते हुए एक आदमी पर पड़ी जो काफ़ी हट्टा कट्टा था। उस पर नज़र पड़ते ही मेरे कदम उसकी तरफ बढ़े और मैंने उसका नाम पुकारते हुए कहा, अरे गजनू दादा। और मेरे नाम पुकारते ही जो आदमी रेलवे ट्रैक पर था उसने एक नज़र मेरी ओर देखा और एक नज़र देखने के बाद वो चीखते हुए बोला, साली चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को मारा है और अब तू मुझे मारने आई है, पर आज तू दोबारा मरेगी। उसके इतना बोलते ना जाने क्यों मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पर वो हंसी मेरी नहीं थी। उस हंसी से साफ जाहिर था कि वो कोई औरत हंस रही है। अभी वो आदमी जिसे मैंने गजनू दादा कहा था उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी अचानक से वो वहीं पटरियों पर गिर पड़ा। और उसके पटरियों पर गिरते ही मैंने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली और कसकर भींचने लगा। वहीं दूसरी ओर पटरियों पर गिरा पड़ा गजनू दादा चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो मुझे लगातार गाली देते हुए कह रहा था कि तू साली चुड़ैल है। दोस्तों अभी गजनू दादा ने इतना ही कहा था कि इसी बीच दंदनाते हुए एक ट्रेन गजनू दादा को रौंदते हुए गुजर गई। अब ये देखते मेरे हाथ से मोबाइल गिरकर झाड़ियों में चला गया और मोबाइल के गिरते ही मैं भी चकरा कर वहीं गिर पड़ा। अचानक मुझे बेहद ही कमजोरी महसूस होने लगी, हाथ पैर बेजान पड़ने लगे और मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा। फिर जब मुझे सामने वो भयानक औरत दिखी जो मुझे सिलवाटा स्टेशन पर दिखी थी, उसके हाथ में वही कंबल था जिसे मैंने 16 दिसंबर की रात को सिलवाटा स्टेशन पर ठंड से बचने के लिए ओढ़ा था। उस औरत का भयानक चेहरा देखकर मुझे लगा कि गजनू दादा के बाद अब मेरी बारी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही और फिर एक मुस्कुराहट के साथ अचानक उस अंधेरे में वो धुआं बन गई और उसके गायब होते मेरी आंखें बंद पड़ गई। और जब इस बार मेरी आंख खुली तो सामने मेरी बीवी चाय लिए खड़ी थी। दोस्तों उस रात के बाद मेरा डर हमेशा के लिए गायब हो गया और मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में फिर से नॉर्मल होने लगा। दरअसल अब तक जो कुछ भी मैंने देखा था और महसूस किया उससे मैं समझ चुका था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता तो वो चीज़ें मुझे याद होती, पर मैं उस औरत का जिसका नाम लीला था उसके बदले का जरिया ज़रूर बना। फिर दोस्तों कुछ महीनों के बाद मुझे मालूम चला कि सिलभाटा स्टेशन पर कुछ साल पहले 2 बदमाशों ने एक अकेली औरत को जिसका नाम लीला था उसे बड़ी ही बेरहमी से मारकर
कंबल में बांध कर फेंक दिया, जिसके बाद से अक्सर सिलभाटा स्टेशन पर वो लावारिस कंबल किसी किसी को दिखने लगा, जिससे मुझे इस बात का पता चल गया कि लीला ने मेरे जरिए से अपना बदला लिया है। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि उस रात मेरी ट्रेन छूटी और मैं एक ऐसी ट्रेन में बैठ गया जिसने मुझे ना चाहते हुए भी सिलभाटा स्टेशन पर पटक दिया। वैसे तो दोस्तों सच कहूँ तो मुझे आज भी नहीं मालूम कि असल में मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।